Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेज वंस अगेन। हमने कहा था पिछले वीडियो में कि अगला वीडियो जो है उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर होगा, जिसको हम यंग का द्विछिद्र प्रयोग कहते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी करेंगे। तो यंग ने मतलब 1801 ईस्वी में सबसे पहले ये दिखाया कि जो व्यतिकरण की घटना है, जिसमें हमने कहा था कि जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण होता है, तो वहाँ पे एक जगह जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पे ब्राइटनेस, जिसको इंटेंसिटी लाइट की होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और विनाशी व्यतिकरण के की बिंदुओं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, या कह सकते हैं वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है। और जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, चमकीला फ्रिंज बनता है। तो मतलब ये है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्रिंज बनता है तो फ्रिंज कैसे बनता है और कितनी उसकी चौड़ाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल आता है, फ्रिंज की चौड़ाई बताइए और फ्रिंज कहाँ पे बनता है। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यंग का जो द्विछिद्र प्रयोग है उसके द्वारा हमें दिखाना है कि जो संपोषी व्यतिकरण है और अ, विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं किस प्रकार होती हैं। तो यंग ने सबसे पहले इसको दिखाया था 1801 ईस्वी में, है ना। जो व्यतिकरण की घटना है उसको द्विछिद्र प्रयोग द्वारा दिखाया उन्होंने। उसमें जो स्रोत था, एक स्रोत लिया उन्होंने और उस स्रोत के ऊपर एक एक वर्णी प्रकाश, एक कलर का प्रकाश, एक रंग का प्रकाश उसके ऊपर डाला, मतलब एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला। और उसके आगे समान दूरी पर स्थित दो बिंदु लिया, S1 और S2। मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है, देखिए अगर आपको दिख रहा है तो, कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को सर्वप्रथम थॉमस यंग ने 1801 में द्विछिद्र प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया, है ना। ये दिख रहा है आपको। इस प्रयोग में एक वर्ण प्रकाश स्रोत द्वारा एक संकीर्ण रेखा छिद्र, इस प्रयोग में क्या किया उन्होंने, एक वर्ण प्रकाश स्रोत लिया, मतलब ऐसा स्रोत जो एक तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है वही उत्पन्न करता है। तो एक तरंगदैर्घ्य मतलब एक कलर हो गया, एक वर्ण मतलब एक रंग, एक कलर की लाइट। तो एक वर्ण प्रकाश स्रोत द्वारा एक संकीर्ण रेखा छिद्र एस को प्रकाशित किया जाता है। हमने एक ये लिया, एस लिया, है ना। और इस एस को यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश से इसको हम प्रकाशित करते हैं। तो एक कलर की लाइट से हमने इसको प्रकाशित कर दिया, है ना। तो इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहा जाता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से हमने इसको प्रकाशित कर दिया, इस एक रेखा छिद्र को, ठीक है ना। और उससे समान दूरी पर दो स्थित दो रेखा छिद्र लिया मैंने, एस से, है ना। एस से समान दूरी पर ये जो S1 है और इधर S2 है, तो S1 की दूरी S2 के बराबर है। तो मतलब S से समान दूरी पर ये वाली जो स्थित है दूरी और ये वाली दूरी है S1 इज इक्वल टू S2 है, समान दूरी पर स्थित। इस रेखा छिद्र से देखिए, इस रेखा छिद्र S से समान दूरी पर स्थित दो संकीर्ण रेखा छिद्र S1 तथा S2 पर स्रोत S से तरंगे आपतित होती है। ये स्रोत S है, यहाँ से तरंगे आएंगी, तो तरंग इस तरीके से आएगा, यहाँ से तरंग इस तरीके से आ सकता है ना। उसी तरीके से तरंग यहाँ पे इस तरीके से पहुंचेगा। क्योंकि दोनों हमने इसके पहले वाले में जब कंडीशन बताया है आपको, जहाँ पे हमने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण बताया, उसमें क्या बताया था आपको, कि अगर एक जगह से वेव किसी बिंदु पर पहुंचता है ना, और वहां पे दूसरे जगह से भी वेव पहुंचता है, दोनों के बीच पथांतर हो तो कलांतर भी होगा। पथ का अंतर का मतलब पाथ डिफरेंस अगर है तो फेज डिफरेंस भी होगा। और सारा कुछ तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो वेव है और ये वेव है, दोनों समान दूरी तय कर रहा है, SS1 SS2। SS1 की दूरी कितनी होगी, तो आपका पता है कि ये वाला 90 डिग्री है यहाँ से, तो 90 डिग्री है, तो ये 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। कर्ण होता है लंब स्क्वायर अब बटा आधार स्क्वायर। इसको dy2 डिस्टेंस पे लिया, इसको भी dy2 डिस्टेंस पे लिया, और ये l डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये SS1 और SS2 दोनों हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको आप कह सकते हैं दोनों का दूरी किसके बराबर है, तो l का स्क्वायर है और प्लस dy2 का स्क्वायर है, इसके बराबर है। तो दोनों का दूरी तो बताइए, एल स्क्वायर इधर से निकालिएगा तब भी एल स्क्वायर प्लस dy2 का होल स्क्वायर।
इधर से निकालिएगा तो एल बाई एल स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो एस एस वन भी वही चीज है, एस एस टू भी वही चीज है। मतलब हमने जब इसके दूरी को बराबर कर दिया यहाँ से, तो दोनों के बीच में पथ का अंतर नहीं हुआ, समान दूरी तय करना पड़ रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस है, तो दूरी का कोई अंतर नहीं है, पथांतर नहीं है, मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर नहीं है, पाथ डिफरेंस का मतलब डेल्टा एक्स, जिसको आप पथांतर कहते हैं, तो पथांतर क्या होना चाहिए, एस एस टू माइनस एस एस वन। तो ये तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जीरो हो जाएगा। तो कालांतर क्या होता है, जिसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, पथांतर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं, कालांतर को डेल्टा फाई से संकेत करते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप पढ़ते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू जीरो, तो जीरो हो गया, फेज डिफरेंस भी जीरो हो गया, पाथ डिफरेंस भी जीरो हो गया। दिख रहा है आपको, फेज डिफरेंस भी जीरो है, पाथ डिफरेंस भी जीरो है, दोनों जीरो हो गया। और आपने तो पढ़ा है पीछे कि अगर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों जीरो है, तो वहां पे वेव के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम फेज में है। तो सेम फेज में अगर वेव पहुंचता है तो उसको समान कला में बोलते हैं। मतलब यहां से यहां जो वेव पहुंचेगा वो, और यहां से यहां जो वेव पहुंचेगा, दोनों समान कला में होगा। और समान कला में अगर वेव पहुंचता है यहाँ पे, तो ये S1 S2 को मैं फिर से दो रेखा छिद्र, ये स्रोत है, ठीक है ना, ये भी हमने स्रोत बनाया है, लेकिन ये प्रकाशित किससे हो रहा है, तो S से आने वाली तरंगों से। तो S से आने वाली तरंगे जो इसके ऊपर आपतित हो रही है कुछ क्षण बाद, तो जिस भी क्षण यहाँ पे आएगी, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे आएगी, तो उसको बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, S से S1 और S से S2। इस वजह से दोनों यहाँ पे जो वेव पहुंचेगा समान कला में पहुंचेगा। और समान कला में पहुंचने का मतलब है कि ये दोनों स्रोत के ऊपर आने वाली जो तरंगे होंगी एक ही कला में होंगी, और इस वजह से यहाँ पे जो वेव, यहाँ से जो वेव निकलेगा वो समान कला में निकलेगा। मतलब ये जो दोनों छिद्र है, अब यहाँ से जो आगे वेव निकलेगा वो समान कला में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेव है वो एक साथ बराबर दूरी तय करके आ रहा है, तो ये दोनों छिद्र के ऊपर वेव समान कला में आया है, तो समान कला में निकलेगा। और इसीलिए इन दोनों स्रोत को कलाबद्ध स्रोत कहा जाता है, या कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। तो बहुत पूछा जाता है व्हाट इज मतलब कलाबद्ध स्रोत या और अकलाबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कलाबद्ध स्रोत और अकलाबद्ध स्रोत बहुत पूछा जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, एक नहीं 2 नंबर में पूछेगा, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिखवाऊंगा। लेकिन ये मैं समझाने के लिए किया कि यंग ने एक छिद्र लिया, उसको एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया, उससे बराबर दूरी पर 2 छिद्र लिया, तो वहां पे आने वाली जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, वो समान कला में आई। अब इसके बाद उन्होंने एक बराबर दूरी पर यहाँ से एकदम ये दोनों स्लिट का जो मिडिल पॉइंट है, जिसको मैंने d/2 डिस्टेंस लिया है, और यहाँ से इसको आप कह सकते हैं समद्विभाजक लंब है यहाँ पे, तो ये जो है बराबर यहाँ से d दूरी पर, मतलब इस जो रेखा छिद्र है उसके तल से d दूरी पर एक उन्होंने पर्दा ले लिया, स्क्रीन ले लिया, और स्क्रीन के एक बिंदु पर उन्होंने जानना चाहा कि भाई ये जब यहाँ से जो तरंगाग्र निकलेगा, यहाँ से तरंग जो निकलेगी वो कहाँ पे संपोषी व्यतिकरण करेगा, कहाँ पे विनाशी व्यतिकरण करेगा, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया। तो इसका एक्सपेरिमेंट इसके आगे करेंगे, ये आप लोगों को मैंने बताया था। तो ये जो है आप लोग का जो यंग का स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है, इसमें इन्होंने ये सेटअप किया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और आपको मैंने समझाया कि ऐसा उन्होंने क्यों लिया। तो दोनों जो है बिंदु के ऊपर पहुंचने वाली जो यहाँ से जो तरंगे होंगी उनके बीच पथांतर नहीं होगा, तो कलांतर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वेव पहुंचेगा और यहाँ पे जो तरंग पहुंचेगा, दोनों के बीच का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो सेम कला में होगी, समान कला में होगी। और यहाँ से अब जब वेव निकलेगी तो समान कला में ही निकलेगी। तो समान कला में निकलने के लिए उन्होंने समान दूरी पर 2 रेखा छिद्र फिर से लिया, और वहां से फिर जो दूसरा पर्दा रखा उन्होंने d दूरी पर, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उससे क्या हमें किस बिंदु पर फ्रिंज मिलते हैं, तो ब्राइट मिलेंगे, और किस पे डार्क मिलेंगे, मतलब संपोषी व्यतिकरण कहाँ होगा, विनाशी व्यतिकरण कहाँ होगा।
तो इसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने किया, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने बताया, मतलब उसके पहले जो आपने पढ़ा था कि जो तरंगें होती है तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है, तो तरंगाग्र इसका मतलब है कि जब वहां से तरंग निकलेगी S1 और S2 से, तो क्या बनाएगी, तरंगाग्र बनाएगी, और वही तरंगाग्र जो होता है उससे उसको बताया गया कि कैसे वो फॉर्म करता है। तो यहाँ से मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो तो मैंने ये बनाया वेव के बारे में, यहाँ पे d दूरी पर एक पर्दा ले लिया गया है ना, यहाँ से ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी d दूरी है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लिया, और स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन लिया, जिसको पर्दा बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, पर्दे, है ना। और इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर उन्होंने जानना चाहा कि किस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा। ये वाला पॉइंट, ये दोनों स्लिट का एकदम मिडिल पॉइंट है, जिसको आप सी भी बोल सकते हैं, है ना। S1 S2 का एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। तो इसको लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ पे लंब डाल दिया, तो एकदम दो भाग में इसको, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d, तो आधा आधा भाग में इसको बांटता है d/2 में। तो उन्होंने कहा कि जो S1 है ना, जो यहाँ पे रेखा एकदम संकीर्ण जो छिद्र है ना, और यहाँ पे भी जो संकीर्ण छिद्र है, एकदम संकीर्ण छिद्र है। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है संकीर्ण छिद्र है, जो आपको नेकेड आई से, नंगी आंखों से आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि तरंग जो है तरंगाग्र के रूप में चलती है आगे, तरंग तो तरंगाग्र के रूप में आगे चलती है। तो उन्होंने कहा कि तरंग जो है जब तरंगाग्र के रूप में चलती है, तो तरंग जो होती है वो तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाती है। क्रेस्ट को शीर्ष बोलते हैं, ट्रफ को गर्त बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एक शीर्ष बनेगा, एक गर्त बनेगा। तो शीर्ष गर्त के रूप में उन्होंने वेव को दिखाया। गर्त को उन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया, और शीर्ष को उन्होंने एक सीधी लाइन से दिखाया, कह सकते हैं डॉटेड लाइन नहीं है, वो सॉलिड लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कि यहाँ पे जो आपका यहाँ से निकल रहा है वेव, तो जो वेव का मतलब तरंगाग्र, और तरंगाग्र आपको मैंने सिखाया था कि कोई पॉइंट सोर्सेज है तो वहां से तरंगाग्र इस तरीके से निकलता है चारों डायरेक्शन में, पीछे वाला तो नहीं लिया जाता, फिर इस तरीके से निकलता है। तो एक लेना है हमको क्रेस्ट, एक लेना है ट्रफ, मतलब एक डॉटेड लाइन लेना है, एक सॉलिड लाइन लेना है। तो यहाँ से देख लीजिए तरंगाग्र जब बनाएंगे तो डी दूरी पे है, लेकिन इसको अगर मैं अभी हटा दूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी रहने देता हूं इसको कि डी दूरी पे हमने लिया है, और ये सेंट्रल पॉइंट है। तो ये अब इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, इसको d/2 को भी इधर लिख लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इधर साफ दिखाई पड़े। अब यहाँ से जब तरंग निकलेगा तो तरंग आप डी का यूज करेंगे, जो कंपास होता है उसका यूज करके बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बनता है। हम तो हाथ से बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए एक जो है बोल्ड लाइन हमने लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। और दूसरा जो है वो डॉटेड लाइन, बराबर दूरी पर अगर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने ले लिया डॉटेड लाइन, फिर जो है ये हमने ले लिया बोल्ड लाइन, फिर हमने ये हो गया शीर्ष, ये हो गया गर्त, ये हो गया शीर्ष, फिर जो है ये हो गया डॉटेड लाइन से, फिर यहां से इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे, इस तरीके से, है ना। उसी तरीके से फिर आगे जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है, फिर ये वाला जो ये तो आपका इस पॉइंट सोर्स से निकला, ये पॉइंट सोर्स लीजिएगा तो यहाँ से भी निकलेगा, इसी तरीके का बनाएंगे। तो यहाँ से जैसे हमने लिया था उस तरीके का ही बनाएंगे, है ना। तो जितना डिस्टेंस पे लिए थे उतना ही डिस्टेंस पे शुरू कीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। थोड़ा देखिए बड़ा बन गया। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जब आप हैंड से बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको बनाना है, कंपास का यूज करिएगा तो थोड़ा सही बनता है। ये हो गया डॉटेड लाइन, ठीक है ना।
ये हो गया आपका बोल्ड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब गर्त हो गया, शीर्ष हो गया। इसमें भी गर्त है ऊपर, इसमें भी गर्त ऊपर है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जहां पे ये, उन्होंने कहा कि जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट आगे चलता है तो शीर्ष गर्त के रूप में चलता है। एक शीर्ष बनाएगा फिर गर्त बनाएगा, तरंगे ऐसी इस तरीके से चलती हैं, फिर शीर्ष बनाएगा फिर गर्त बनाएगा, फिर शीर्ष बनाएगा गर्त बनाएगा, इसी तरीके से आगे जाएगा। इसमें भी उसी तरीके से ये वाला छिद्र है S2, तो यहाँ से तरंगे आगे निकलेगी तो शीर्ष के रूप में गर्त के रूप में, शीर्ष के रूप में गर्त के रूप में, शीर्ष गर्त, इस तरीके से क्रेस्ट ट्रफ जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जहां पे गर्त गर्त से मिलती है या शीर्ष शीर्ष से मिलती है, वो वाली बिंदु शीर्ष शीर्ष से मिल गई, मतलब जो एक का ऊपर वाला है क्रेस्ट है तो दूसरे का भी क्रेस्ट हो गया। जैसे वेव है इस तरीके से मिला, शीर्ष, ये शीर्ष बोलते हैं, तो शीर्ष शीर्ष से मिल जाए और गर्त गर्त से मिल जाए, इस तरीके से। तो दिख रहा है आपको एक वेव का ये वाला तरंग जो आयाम होता है A1 है, दूसरे का ये वाला जो है टोटल जो है वो A2 है ना। एक का A1 है, इतना ले लिया A1, और दूसरे का क्या है, ये वाला A2 है। तो A1 और A2 दोनों देख रहे हैं, इसका भी शीर्ष यहाँ है तो दूसरे का भी शीर्ष यहाँ है, तो A1 A2 मैच कर गया। तो मैच करता है तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और दोनों जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलता है, तो ये जो नया तरंग दैर्ध्य बनता है। और जहां पे एक का क्रेस्ट है, एक का क्रेस्ट है मतलब ये वाला है, दूसरे का ट्रफ है, इस तरीके से हमने ट्रफ को इस तरीके से बनाया था। तो एक का क्रेस्ट है, एक का ट्रफ है, हमने प्लस माइनस, तो एक दूसरे का वो विरोध करता है, मतलब दोनों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है। अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, इस तरीके से बराबर हो जाए, तो दोनों यहाँ पे जो विनाशी व्यतिकरण के कारण यहाँ पे तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो दिख रहा है एक का जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, तो जब इस तरीके से एक का शीर्ष है तो दूसरे का गर्त है, तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है। जब दोनों का क्रेस्ट या दोनों का ट्रफ, देखते हैं दोनों का क्रेस्ट है, ये इसको आप क्रेस्ट कह सकते हैं, डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं तो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है। अब यहाँ देख लीजिए जरा, ये वाला जो पॉइंट है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, शीर्ष शीर्ष गर्त गर्त, शीर्ष शीर्ष गर्त गर्त। तो उन्होंने क्या कहा कि जहां पे ये सारे पॉइंट होंगे, उस लाइन में अगर आपने खींचा लाइन, तो वो जहां पे स्क्रीन के ऊपर जाएगा, है ना, ये स्क्रीन के ऊपर जहां जाएगा तो वो आपका ब्राइट बनाता है, वही पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट बनाता है। तो दिख रहा है आपको शीर्ष शीर्ष है, गर्त गर्त है, शीर्ष शीर्ष है, गर्त गर्त है, इस तरीके से पॉइंट बन रहा है, ये भी शीर्ष शीर्ष है ना। और जहां शीर्ष गर्त होता है, जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है शीर्ष गर्त है, ये शीर्ष गर्त है, शीर्ष गर्त है, तो ये वाला पॉइंट के डायरेक्शन में जहां पे आपको मिलेगा, ये जो स्क्रीन जहां पे कट करेगा, ये डार्क फ्रिंज बनता है, यहाँ पे डार्क मिलता है। उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है शीर्ष गर्त है, शीर्ष गर्त है, शीर्ष गर्त है, इस तरीके से अगर आप कट करेंगे, मतलब एक लाइन में आता है, वो तो मैंने हाथ से बनाया इसलिए, लेकिन ऐसे ये जो आ रहा है एकदम एक लाइन में आता है, तो ये डार्क बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट, ये डार्क है, तो अल्टरनेट। और यही इसी को मैंने कहा था सेंटर है, एकदम सी, देख रहे हैं ना, सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन के ऊपर आपको, मतलब जो केंद्रीय बिंदु सी था, वहां पे आपको ब्राइट बन रहा है, इस तरीके से जाता है। फिर डार्क के बाद देख लीजिए, ये गर्त गर्त है, शीर्ष शीर्ष है, गर्त गर्त है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे फिर से आपको ब्राइट मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी देख लीजिए, तो ये गर्त गर्त है, ये देखिए गर्त गर्त, शीर्ष शीर्ष, गर्त गर्त, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे फिर से, है ना, थोड़ा सा इधर है, तो ये जो बनता है यहाँ पे ब्राइट बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो एक्सपेरिमेंट अपना किया उसमें उन्होंने यही बताया कि जहाँ पे शीर्ष शीर्ष है, गर्त गर्त है ना, इस तरीके से फिर ये गर्त गर्त है, ये सारा मिलेगा, तो जहाँ पे जाएगा वो लाइन, जहाँ पे शीर्ष शीर्ष मिलता है, तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, वहां पे ब्राइट
फ्रिंज मिलता है, चमकीला फ्रिंज मिलता है। और जहां पे एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ मतलब शीर्ष और गर्त मिलता है, शीर्ष और गर्त मिलता है, शीर्ष और गर्त मिलता है, देखना ये शीर्ष है ये गर्त है डॉटेड लाइन वाला, तो वहां पे डार्क फ्रिंज बनता है। और ये लाइन जो है सेंटर के डायरेक्शन में एकदम था, तो देख रहे हैं यहाँ पे एकदम आपको सेंट्रल ब्राइट बनता है। तो अल्टरनेट दिख रहा है कि ब्राइट डार्क ब्राइट, इधर भी देखिए तो ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से अल्टरनेट बनता चलता है। और आपको मैंने तो ये हाथ से बनाया, लेकिन तब भी देख रहे हैं कि दोनों का सबका देखिए चौड़ाई करीब करीब बराबर आता है। तो आप देखिएगा आगे जा करके कि फ्रिंज की चौड़ाई भी बराबर होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो किया, तो जहां पे स्क्रीन के ऊपर जिस बिंदु पर ब्राइट मिला वो संपोषी व्यतिकरण था, और जहां पे डार्क मिला वो विनाशी व्यतिकरण का पॉइंट था। और इस तरीके से उन्होंने 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसको सिद्ध किया, जो व्यतिकरण की घटना थी उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो ये तो हमने आपको बताया ये एक्सपेरिमेंट में। अब इसके बारे में हमको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे व्याख्या किया, जो हमने अभी आपको समझाया यहाँ पे उसकी व्याख्या को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ इन दोनों स्रोत से S1 और S2 से जो तरंग निकलती है तरंगाग्र के फॉर्म में, मतलब वो शीर्ष और गर्त बनाते हुए निकलती है। शीर्ष को मैंने इस लाइन से और गर्त को डॉटेड लाइन से बनाया था, है ना। तो शीर्ष जो है सॉलिड लाइन है और गर्त जो है डॉटेड लाइन है। और मैंने क्या कहा था, जहां पे शीर्ष और शीर्ष मिलता है या गर्त और गर्त मिलता है, वो वाली लाइन के अलॉन्ग उन बिंदुओं पर रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण होता है। तो उससे के सामने जो पर्दा अगर लगा हुआ है तो उस पर्दे के बिंदु पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, जिसको हमने चमकीली फ्रिंजे बोली थी। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो दिख रहा है उसको मैंने पी बिंदु से यहाँ पे संकेत कर दिया है। तो जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ, शीर्ष शीर्ष या गर्त गर्त मिल रहा है वो बिंदु पी है ना। उसी तरीके से ब्राइट यहाँ मिल रहा है, तो देखिए पी बिंदु पी बिंदु पी बिंदु हमने दे दिया। देखेंगे तो जो शीर्ष है शीर्ष से मिल रहा है गर्त से मिल रहा है, वैसे जगहों पे ब्राइट फ्रिंज बनता है। और जहां पे शीर्ष और गर्त मिलता है, ये देखिए ये डी के सामने वाला ये है शीर्ष, और ये है सॉरी ये वाला है शीर्ष सॉलिड लाइन, और ये डॉटेड लाइन है गर्त। फिर ये देख लीजिए ये है गर्त ये है शीर्ष। तो ये वाला जो बिंदु है क्यू से मैंने संकेत किया है, उस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो जहां पे पर्दे पे मिलेगी उन बिंदु पर आपको डार्क फ्रिंज या कह सकते हैं अदीप्त जो फ्रिंजे बनेगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि चमकीली फ्रिंजे जो मिलती है ब्राइट फ्रिंजे मिलती है जहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ शीर्ष शीर्ष गर्त गर्त मिलता है उसके सामने मिलती है, वहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण आपको हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया कि अध्यारोपण के सिद्धांत में जब दो तरंगों का जो क्रेस्ट क्रेस्ट होता है, मतलब शीर्ष शीर्ष और गर्त गर्त एक साथ मिलता है, तो उनको समान कला में मिलते हैं और वैसे में उनका संपोषी व्यतिकरण होता है। और वैसे केस में उनका जो आयाम है बढ़ जाता है, उसका जो चमकीलापन है ब्राइटनेस है या इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाता है, मैक्सिमम होता है, और उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, मतलब संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उसको यंग ने इस तरीके से दिखाया कि जब उन्होंने 2 छिद्र लिया यहाँ पे, तो इस पर्दे के ऊपर उनको जो फ्रिंज मिला, जो कह सकते हैं इंटेंसिटी मिली, यहाँ मैक्सिमम मिला, यहाँ मिनिमम मिला, फिर यहाँ मैक्सिमम मिला, यहाँ मिनिमम मिला। डार्क वाला जो है ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे तीव्रता अधिकतम है, यहाँ पे तीव्रता न्यूनतम है ना। तो तीव्रता जो है ब्राइट वाले के ऊपर तीव्रता अधिकतम जिसको कह सकते हैं, तो लाइट का जो तीव्रता है वो अधिकतम यहाँ पे मिला बी वाले पे जो ब्राइट है ना, और डी वाले पे तीव्रता न्यूनतम मिला। तो ये ध्यान रखना है कि जो डार्क है वो न्यूनतम तीव्रता वाला है। तो न्यूनतम तीव्रता जहाँ पे क्या होता है भाई, तो बी जो है आपका, बी के ऊपर जितने भी बी है ना, बी जो हमने लिखा है वो अधिकतम तीव्रता वाला हो गया, ये हो गया अधिकतम तीव्रता। तो अधिकतम तीव्रता की जगह पे क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये संपोषी व्यतिकरण आएगा, तो ये संपोषी व्यतिकरण लिखेंगे इसके, है ना। और जहां पे डी है तो डी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो डी के प्लेस पे आपको लिखना है न्यूनतम तीव्रता, जो विनाशी व्यतिकरण को न्यूनतम तीव्रता,
न्यूनतम तीव्रता जिसको कहते हैं आप विनाशी व्यतिकरण। तो ये ध्यान रखना है कि इसको विनाशी व्यतिकरण कहा गया। तो जितने भी पॉइंट्स डी हैं वहां पे डार्क फ्रिंजेज बने, अदीप्त फ्रिंजेज बने, जितने भी ब्राइट पॉइंट्स है बी बी से संकेत कर रहे हैं, ये सारे के सारे चमकीली फ्रिंजें बनी, या ब्राइट या दीप्त फ्रिंजेज कहते हैं उसको, वो बनी। तो ये उनके स्क्रीन के ऊपर ये जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि जब समान कला में दो निकलती है यहाँ से किरणें, तरंगे, और वो तरंगे अलग अलग जगहों पे जब आपस में अध्यारोपण करती है, तो जहाँ पे समान कला में अध्यारोपण करती है वो वाला ब्राइट होता है, और जहाँ पे विपरीत कला में, विपरीत कला का मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ। तो दिख रहा है ये शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, ये गर्त है, क्यू से हमने संकेत किया है, क्यू से संकेत किया है, क्यू से। तो दिख रहा है आपको ये वाला जो आ रहा है लाइन शीर्ष है, और ये वाला लाइन आ रहा है वो गर्त है। तो एक वेव का शीर्ष दूसरे का गर्त अगर मिलता है तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ लिखा है, कलापद स्रोत S1 तथा S2 द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। पता है ये मेन सोर्स ये था, उसके बाद ये यहाँ से तरंगे आई तो ये द्वितीयक सोर्स बन जाएगा, की तरह कार्य करते हैं, जिसमें जिससे उत्पन्न तरंगों का आयाम, यहाँ से एक वर्णी प्रकाश हमने डाला है, वहां से ये एक वर्णी प्रकाश है, एक ही वेवलेंथ का है, तो यहाँ से वेवलेंथ और आयाम सेम ही होगा। तो दोनों का यहाँ से जो वेव निकलता है, यहाँ से वेव निकलता है, दोनों का आयाम एम्पलीट्यूड भी सेम है, तरंग दैर्घ्य भी सेम है, तो आयाम भी सेम है और तरंग दैर्घ्य भी सेम है, जो सारे दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है। S1 तथा S2 से निकली तरंगे, यहाँ से S1 से निकलेगी तरंगे और S1 से, तो गर्त शीर्ष और गर्त के रूप में, शीर्ष गर्त के रूप में, है ना, शीर्ष तथा गर्त बनाते हुए गमन करती है। फिर जिन स्थानों पर, जो हमने बताया था, जिन स्थानों पर दोनों रेखा छिद्रों S1 तथा S2 से निकली तरंगों के शीर्ष अथवा गर्त एक पर एक मिलती है, एक पर एक मिलने का मतलब शीर्ष अथवा गर्त, ये जो हमने बताया पी से, है ना, शीर्ष शीर्ष से मिल रही है, गर्त गर्त से मिल रही है ना। यहाँ पे पी जो बिंदु है, जिसे पी बिंदु द्वारा चित्र में दिखाया गया है ना, शीर्ष शीर्ष से मिल रही है, गर्त गर्त से मिल रही है, ठीक है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं भाई, तो वहां पे कह रहे हैं अध्यारोपण के कारण संपोषी व्यतिकरण होता है तथा चमकीली फ्रिंजे बनती हैं, या इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हमारा जो विस्थापन है वो भी अधिकतम प्राप्त होता है ना। तो उसको दीप्त फ्रिंजे या चमकीली फ्रिंजे कहते हैं। और दूसरे दूसरे केस में क्या होगा, तो अदीप्त फ्रिंजे बनेगी और काली फ्रिंजे बनती है। तो जिन स्थानों पर दोनों रेखा छिद्रों S1 तथा S2 से निकली तरंगों के शीर्ष अथवा गर्त एक पर एक मिलती है ना, जिसे P द्वारा चित्र में दिखाया गया है, वहां अध्यारोपण के कारण संपोषी व्यतिकरण होता है तथा चमकीली फ्रिंजे बनती है, ठीक है ना। लेकिन इसी में अगर मैं इतना चेंज कर दूं कि जिन स्थानों पर, है ना, ये तो आपने लिख ही लिया सारा, तो ये आपका, मैं इसको मिटा देता हूं, इसमें मैं चेंज कर देता हूं कि जिन स्थानों पर, है ना, इसमें चेंज कर देते हैं केवल जिन स्थानों पर, क्या, जिन स्थानों पर रेखा छिद्रों S1 तथा S2 से निकली तरंगों के शीर्ष, ठीक है ना, S1 से निकली तरंगों में एक तरंग का शीर्ष होना चाहिए, दूसरे तरंग का गर्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान जहां पे एक का शीर्ष दूसरे के गर्त तथा एक का गर्त दूसरे के शीर्ष से मिलता है, ठीक है ना। तो क्या है, जिन स्थानों पर दोनों रेखा छिद्रों S1 तथा S2 से निकली तरंगों, या इसको रहने दीजिए, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। जिन स्थानों पर S1 तथा S2 से निकली तरंगों में एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से, ठीक है ना, अथवा एक का गर्त दूसरे के शीर्ष से,
मिलता है वहां पर क्या होता है, अध्यारोपण के कारण वहां पर अध्यारोपण के कारण विनाशी व्यतिकरण होता है। तथा काली फ्रिंजें, फिर काली फ्रिंज अथवा अदीप्त फ्रिंज, ठीक है ना, जिसको आप डार्क फ्रिंज बोलते हैं, प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी को बोला जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखते हैं, इसी को लिखना है, अगर आता है तो ये हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना होता है, इसको थोड़ा सा आपको कंपास के हेल्प से, डी के हेल्प से बनाना पड़ेगा। तो मैंने तो हाथ से बनाया, तब भी करीब करीब समान आ रहा है, आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये आता है खूब। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रिंज की चौड़ाई वाला आता है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कि जो व्यतिकरण होता है उसमें फ्रिंजें जो उत्पन्न होती हैं उसको बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो पहले तो हमने अभी बताया था कि दोनों जो स्रोत है वो कलाबद्ध होना चाहिए, माने यहाँ से जो वेव है, यहाँ से जो तरंगें निकलती हैं वो एक सेम ही कला में होती है। फिर आपने एक वर्णी प्रकाश लिया था, एक वर्णी प्रकाश लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एम्पलीट्यूड जो है करीब करीब समान हो गया, तरंग दैर्घ्य भी समान हो गया। ठीक है ना, आयाम भी समान हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कलाबद्ध स्रोत होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। ये जो दोनों संकीर्ण रेखा छिद्र है, मतलब बहुत ही छोटी रेखा छिद्र होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो हमने बताया था कि कैपिटल डी से संकेत करते हैं, ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जो है हमें बहुत अच्छा से प्राप्त होता है व्यतिकरण फ्रिंज, जो कि बने रहता है, सतत रहता है, बना हुआ फ्रिंज हटता नहीं है, कंटिन्यूअस रहता है या सस्टेन करता है, ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वही चीज़ कि व्यतिकरण फ्रिंजें को उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये व्यतिकरण फ्रिंज को उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें हैं, है ना, ये आवश्यक शर्तें इनको कही जाती है व्यतिकरण फ्रिंजों को उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो स्रोत है कौन कौन सा भाई, तो ये वाला स्रोत था एस, है ना, यहाँ से बराबर दूरी पर स्थित दो स्रोत था आपका, है ना, हमने ये वाला स्रोत लिया था S1, है ना, ये वाला S2 लिया था। तो मैंने कहा था कि ये जो स्रोत है यहाँ से इसकी दूरी dy2 है ना, ये dy2 पे है, ये भी dy2 पे, ये स्रोत जो है बराबर दूरी पे हमने लिया था SS1। तो दोनों प्रकाश स्रोतों को कलाबद्ध होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि इस वजह से अगर आपने स्क्रीन को यहाँ से d डिस्टेंस पे लिया, कैपिटल D पे, तो यहाँ से ये वाली जो किरण है, ये वाला जो वेव है यहाँ पे जो पहुंचता है, अब यहाँ से ये वाला वेव जो यहाँ पे पहुंचता है, दोनों को समान दूरी तय करना पड़ता है, SS1 बराबर SS2। और उस वजह से यहाँ पे जो वेव पहुंचता है और यहाँ पे जो वेव पहुंचता है, दोनों को समान दूरी तय करने के कारण दोनों में पथ का अंतर नहीं होता, फेज का भी डिफरेंस नहीं होता, इसलिए निश्चित कला में पहुंचते हैं यहाँ पे। और इस वजह से यहाँ से चाहे जो वेव कभी भी पहुंचे उसको बराबर दूरी तय करना पड़ता है, तो उसके में कला का भी अंतर नहीं होता, फेज का भी अंतर नहीं होता। और उस कंडीशन में यहाँ पे जो दोनों वेव पहुंचता है उसको कहते हैं समान कला में, और दोनों स्रोत को कलाबद्ध स्रोत कहा जाता है। तो S1 और S2 कलाबद्ध स्रोत हो जाता है। तो S1 और S2 के बाद जो है हमें यहाँ पे फ्रिंज बनता है। तो सस्टेन ये कब करेगा, एक जो एसेंशियल कंडीशन हमने पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो व्यतिकरण फ्रिंज तो यहाँ बनते हैं, उसके लिए इन दोनों स्रोत का S1 और S2 का कलाबद्ध होना जरूरी है, कोहेरेंट जिसको बोला जाता है, मतलब दोनों
बिंदु के ऊपर जो भी वेव तरंगे पहुंचती है उनके बीच में कला का अंतर जो भी होता है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। या तो दोनों सेम फेज में एकदम यहाँ पे पहुंच रहा है तो भी नहीं बदलना चाहिए, या अगर कुछ अंतर पहले से है तो उनमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लिखा जाता है कि दोनों प्रकाश स्रोतों से को कलाबद्ध होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोतों के बीच एक निश्चित कलांतर होना चाहिए, चाहे 0 है चाहे पाई है 2 पाई जो भी है वो निश्चित होना चाहिए, जो समय के साथ साथ अपरिवर्तित रहे। फिर हमने कहा था कि दोनों स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगे जो होती है उसकी आवृत्ति और आयाम, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश लिया है तो आपका आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य तीनों सेम होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ से लाइट आई है और एक वर्णी प्रकाश था तो यहाँ पे जो तरंगे पहुंचेंगी उनका जो आयाम है, आवृत्ति है और तरंग दैर्घ्य तीनों समान होता है। तो प्रकाश से दोनों स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगों की आवृत्ति एवं आयाम समान होनी चाहिए। तीसरा, प्रकाश स्रोतों को संकीर्ण होना चाहिए। ये जो है ये दोनों सोर्स बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए और दोनों के बीच का जो दूरी है जो हमने d/2 मतलब दोनों के बीच की दूरी जो d ली है वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपको फ्रिंज बहुत अच्छा मिलता है। फिर है दोनों स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, जो मैं अभी बोल रहा था, है ना, बराबर होना चाहिए जिससे व्यतिकरण फ्रिंज स्पष्ट दिखाई पड़े, ठीक है ना। लगभग बराबर या बराबर होता है तो डार्क वाले के जगह पे एकदम डार्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाता है, ब्राइट के जगह पे ब्राइट दिखेगा, ये होता है। अदरवाइज अगर एक का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा एक का एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो दोनों माइनस होता है लेकिन तब भी कुछ बच जाता है, तो वहां पे एकदम काला फ्रिंज नहीं मिलेगा आपको, वहां पे काला भी होगा लेकिन सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए स्रोतों का जो आयाम है वो वहां से जो उत्सर्जित तरंगे हैं वो बराबर होनी चाहिए। और स्रोतों से पर्दे की दूरी, ये वाली जो दूरी है यहाँ से हमने, ये स्रोत है D1, ये S1 S2, यहाँ से जो पर्दे की दूरी है जो D है ये बहुत ही अधिक होनी चाहिए अगर आपको फ्रिंज को स्पष्ट रूप से देखना है तो, या ऐसा फ्रिंज बनाना है जो आपको बना रहे उस बिंदु पर और आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे, उसके लिए ये सारी जो आवश्यक शर्तें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि व्यतिकरण फ्रिंज को उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें पूछी जा सकती है कि 2 शर्तें ऐसी आवश्यक शर्तें बताइए जिससे जो व्यतिकरण फ्रिंज है वो बनती है। तो आवश्यक शर्त में कलाबद्ध वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको एकदम ध्यान ही रखिएगा, और बाकी कोई भी लिख सकते हैं 5 में से, तो ये ध्यान रखना है। अब एक जो इसके अंदर टॉपिक बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्रिंज की चौड़ाई है, वो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई है, इसमें आपको वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके बेसिस पे आपको पता करना है कि आपका जो स्क्रीन है उसके पॉइंट पे जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलता है, डार्क फ्रिंज मिलता है, तो उस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि आपने एक स्रोत लिया, है ना, S1 S2, आपने एक जो है S1 यहाँ पे एक ले लिया, S2 यहाँ ले लिया, ठीक है ना, ये S1 S2 ले लिया और इसके मिडिल में मैंने S ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये S एक स्रोत ले लेते हैं S, ठीक है, इसके मिडिल में आपने एक स्रोत ले लिया ये, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्रीन है, ये हो गया स्क्रीन का पोजीशन, ये हो गया स्क्रीन पर्दा जिसको बोलते हैं, है ना। और ये कितने डिस्टेंस पे है, तो D डिस्टेंस पे है ना। अब यहाँ से जो ये वाला ये जो है आपका ये जो D/2 है ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया तो इसको छोटा करना पड़ेगा, ये है आपका S1 S2। तो यहाँ से ये S1 हमने लिया था, ये S2 लिया था, है ना। ये मान लेते हैं कि हमारा जो कोई पॉइंट P है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, तो उसका फ्रिंज का चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ से ये जो लाइन है ना ये, और यहाँ से S2P,
है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट P है ना। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपका जो स्लिट है यहाँ से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो पाथ डिफरेंस आपका अगर मैं n लिख दूं तो ये पाथ डिफरेंस होगा। हमने ये वाला तो पता ही आपको कि d/2 लिया है, ये भी d/2 लिया है ना। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, दोनों स्लिट S1 S2 का सेंट्रल पॉइंट है। और स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइन मिलती है, मतलब S का एकदम SO जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सम लंब सम द्विभाजक है, तो C के ऊपर जा करके ये कट कर रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रीन का एक ये कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है। अब यहाँ से ये वाली जो दूरी है, इसको मैंने मान लिया कि ये जो P बिंदु है वह x दूरी पर स्थित है, किससे, तो C से, सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने जो इस पॉइंट को C लिया है, ये यहाँ से x दूरी पर P बिंदु स्थित है ना। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दूं, तो आपको पता है ये d/2 है, y भी ये d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगा, ये d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन आप स्केल से खींचेंगे तो d/2 है। अब मैंने क्या किया कि अगर आपने x को यहाँ ले लिया है ना, इस पॉइंट को मैं मान लीजिए P1 कर देता हूँ, इस पॉइंट को P2 कर देता हूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x है, और उसमें ये d/2 माइनस कर देंगे तो x माइनस d/2 हो जाएगा, है ना। और ये वाली दूरी अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ये वाली दूरी है ना P2, तो ये क्या हो जाएगा, x तो यहाँ तक था, यहाँ तक, और उसमें ये वाली दूरी ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा x प्लस d/2, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमको देखना है कि जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, और हमें P बिंदु के ऊपर ये जो P पॉइंट है उसके ऊपर S1 से वेव पहुंच रहा है, S2 से वेव पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसी के बेसिस पे हमको फ्रिंज मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा तो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो लगा देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन की S1 S2 कलाबद्ध स्रोत है, वहां से कोई वेव जो है P के ऊपर पहुंच रही है ना। तो कलाबद्ध स्रोत यहाँ पे लिखेंगे, माना कि S1 तथा S2 दो कलाबद्ध स्रोत है, कोवेलेंट सोर्सेस को कहते हैं, दो कलाबद्ध स्रोत है जो एक बर्नी प्रकाश स्रोत S, ठीक है ना, S द्वारा S1 S2 दो कलाबद्ध स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत S द्वारा उत्पन्न तरंगों, या इसे लिखिए जिस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंगे आपतित होती है, ठीक है ना। तो S1 और S2 कलाबद्ध स्रोत है, तो यहाँ से जो उत्पन्न तरंगें होंगी समान कला में होंगी, है ना, या कलांतर उनके बीच समान होगा। अब लिखते हैं उसके बाद कि जो S1 और S2 के बीच की दूरी संकीर्ण छिद्र स्रोत S1 तथा S2 के बीच की दूरी D
माना कि संकीर्ण स्रोत छिद्र स्रोत S1 तथा S2 के बीच की दूरी d है तथा छिद्र स्रोत S1 तथा S2 तक से स्क्रीन है ना या पर्दे की दूरी कैपिटल डी। ठीक है, SO एक लंब समद्विभाजक रेखा है जो S1 S2 को O पर तथा पर्दे को बिंदु C पर काटती। ठीक है ना, अर्थात कह सकते हैं अर्थात पर्दे का केंद्र बिंदु C है। ठीक है ना, तो आपको पता है इसका मतलब यहां से S1 P1 है ना, S1 P1 तथा S2 P2, S1 P1 तथा S2 P2 पर्दे पर लंब डाला गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, तो S1O बराबर S2O ये dy2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका OC जो है वो कैपिटल D बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और S1O S2O जो है वो बराबर हो जाएगा P1C इज इक्वल टू P2C dy2, P1C dy2 होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, OC इज इक्वल टू D हो जाएगा एंड हमने x दूरी पर लिया था। ठीक है ना, ये माना कि पर्दे पर केंद्र बिंदु C से x दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक है ना, देयरफॉर क्या बात, जहां पे कह सकते हैं जहां पर तरंगों के अध्यारोपण द्वारा फ्रिंज प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा यहां से, देयरफॉर CP इज इक्वल टू x, CP x होगा तो हो जाएगा आपका देयरफॉर P1 P इज इक्वल टू x माइनस dy2 एंड P2 इज इक्वल टू x प्लस dy, है ना। तो यहां से जो वेव यहां पहुंच रहा है और यहां से जो वेव यहां पहुंच रहा है, दोनों के बीच का जो पथांतर होगा, देयरफॉर S1 तथा S2 स्रोत से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर
क्या हो जाएगा पथांतर बराबर S2P माइनस S1P। देखिए आपको ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है, S1P माइनस S2P माइनस S1P। और अगर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो S1P और अगर NP है तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो पाथ का अंतर कितना हो जाएगा S2N के बराबर, ये हो जाएगा S2N। अब ये हमें पथांतर निकालना है, S2N निकालना है, तो S2N का मतलब है S2P माइनस S1P, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ये निकालना है। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो S2P है और माइनस S1P है ना, ये दिख रहा है मुझे S2P यहाँ से S1P S2P ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है, S1P भी हाइपोटेन्यूज कर्ण है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो कर्ण स्क्वायर है, ये भी कर्ण स्क्वायर है। तो ये निकालते हैं, S2P माइनस S1P निकल जाएगा। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी आता है, तो वहां से आ सकता है। तो S2P दिख रहा है आपको कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर ले लिए। कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो S2P जो है, S2P ये वाला है त्रिभुज में, S2P ये दिख रहा है S2P। S2P क्या होगा, तो ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो ये हो गया आधार स्क्वायर, ये हो गया लंब स्क्वायर, P2 स्क्वायर प्लस S2P2 स्क्वायर। तो P2 स्क्वायर प्लस S2P2 स्क्वायर, ये हो गया कर्ण, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, S1P1 स्क्वायर, S1P स्क्वायर हो गया, तो S1P हो गया यहाँ से यहाँ ये वाला आधार स्क्वायर, PP1 स्क्वायर, तो ये हो गया PP1 का होल स्क्वायर और प्लस S1P1 का। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, PP2 ये है x प्लस dy2 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ भी लिख रखा है, सबका मान अलग अलग। S2P2 ये हो गया, तो स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D लिया ही आपने, तो ये हो गया प्लस D का होल स्क्वायर माइनस PP1 का स्क्वायर, ये PP1 है, x माइनस dy2 लिख रखा है मैंने, x माइनस dy2 का होल स्क्वायर प्लस D का होल स्क्वायर, है ना। ये देख लीजिए, ये प्लस है, ये प्लस डी स्क्वायर, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये बच गया x प्लस डी बटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस डी बटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या बच गया, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये हो गया। तो दिख रहा है ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस जाएगा तो सबका चिन्ह चेंज करता है, मैंने बताया। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये और ये भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये 2 से 2 कटेगा तो रख लेते हैं 2x इंटू डी बाई 2, और ये माइनस है, अंदर जाएगा ब्रैकेट हटेगा, तो मैंने कहा था सबका चिन्ह चेंज करेगा, इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो प्लस हो जाएगा 2x डी बटा 2, है ना। 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, xd प्लस xd आ रहा है, xd प्लस xd मतलब आपका जो आ रहा है 2xd आ रहा है ना। ये xd प्लस xd 2xd के बराबर आ रहा है। ये तो मैथ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया। अब इससे जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या निकल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो गया S2p that implies S2p minus S1p, a plus b a minus b, S2p plus S1, ये हो गया a plus b माइनस a माइनस b लिखा है, a plus b into a minus b, और ये किसके बराबर आया 2xd के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको निकालना है पथ का अंतर, तो S2p माइनस S1p हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2xd डिवाइडेड बाई S2p प्लस S1। आपको पता है कि रेखा छिद्र जो D है वो बहुत ही छोटी है, किसके रेस्पेक्ट में, तो स्क्रीन डिस्टेंस हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमें क्या कहते हैं व्यतिकरण, अगर हमको निकालना है, व्यतिकरण प्राप्त करना है, फ्रिंज की चौड़ाई अच्छी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए D बड़ा होना चाहिए।
ये डी छोटा होना चाहिए। तो डी बहुत छोटा है और उस केस में ये वाली बिंदु यहाँ नहीं बन करके इस सी के बहुत पास बनती है। बहुत पास बनेगा तो ये वाला जो S1P है वो एकदम पास होगा, तो S1P और S2P तो करीब करीब बराबर ही हो जाएगा। इसलिए उस स्थिति में ये S1P और S2P बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं दैट एम्प्लाइज या देयरफॉर S1P इज इक्वल टू S2P। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर S2P इज इक्वल टू S1P, या इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट S1P के इक्वल है। और यहाँ से S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये S2P जो है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, S2P हमने यहाँ क्या लिखा है S1P S2P, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा C के आसपास, तो ये वाला S1P जो है S1P और S2P दोनों किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, है ना। क्योंकि ये वाला पॉइंट एकदम नजदीक आ जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस S2P इसके बराबर, स्क्रीन के ही तो बराबर हो जाएगा। मतलब इसको ये जो होता है करीब करीब D के बराबर हो जाता है, तो D प्लस D लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2xd डिवाइडेड बाई 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है आपका पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है पाथ डिफरेंस, जिसको आप कहते हैं पथांतर, ठीक है ना। पथांतर बराबर xd डिवाइडेड बाई कैपिटल D। पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अब हमारा पथांतर आ गया, तो पथांतर से हम निकाल सकते हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। तो पथांतर निकल गया। पथांतर जो है जहाँ पे, वहां से हमको ब्राइट फ्रिंज और जो डार्क फ्रिंज है वो जो बनेगा उसका हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे बनेगा पहले तो उसके बारे में करेंगे, उसके बाद हम उसका फ्रिंज का चौड़ाई निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है उसके बारे में देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पथांतर इतना आया जब यहाँ से यहाँ पे जब आया आपका, तो उसके लिए हमको दिख रहा है कि पथांतर ये होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, इसके बाद हम लोग करेंगे कंडीशन। जो ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ पे बनेगा, है ना, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, मतलब दीप्त जो फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंजों या चमकीले फ्रिंजों के लिए क्या आपने पढ़ा था कि जो पथांतर होना चाहिए, ये जो आपने पढ़ा था डेल्टा x मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा, भी इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कंडीशन क्या होना चाहिए। तो डेल्टा x जो है पथांतर जिसको आप कहते हैं, वो पथांतर क्या होना चाहिए, m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जहां पे हमने m का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से दिया। तो डेल्टा x m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, पढ़ा था आपने, ठीक है ना। और यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका वैल्यू डेल्टा x x डी वाई डी, है ना, क्या आ रहा है x डी वाई कैपिटल D इज इक्वल टू m लैम्डा। इसको उधर कर दीजिए, तो हो गया x इज इक्वल टू m लैम्डा, d नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और स्मॉल d ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है ये वाला। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं mth ब्राइट फ्रिंज है, मतलब यहाँ से आप m की वैल्यू डालिएगा तो आपको ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू m की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, कहेंगे यदि m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, तो 0 आ रहा है। x का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा c के ऊपर, और C के ऊपर आएगा तो यहाँ से ये वाला जो दूरी है और ये वाली दूरी दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे पथ का अंतर नहीं होगा, तो मतलब सेंट्रल ब्राइट ही बनेगा, मतलब केंद्र के ऊपर वो हमेशा दीप्त फ्रिंज ही बनता है, तो सेंट्रल ब्राइट बनता है। एकदम ध्यान रखना है कि जब भी वहाँ पे आपको आएगा वैल्यू तो वहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनता है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 0 के लिए इसको आपको क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहा जाता है या जीरो ऑर्डर फ्रिंज भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 0, ये जो आया ये है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की, सेंट्रल फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इस पर्दे के बिंदु C पर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है, जिसका कि पोजीशन x इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब P कहाँ आ जाएगा, C के ऊपर, C से ही तो x लिया था ना, तो C के ऊपर ब्राइट फ्रिंज मिलता है, उसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। तो x की वैल्यू 0 होती है, मतलब यहाँ पे जो आपको वेव होता है उसको 0, ये जो केंद्रीय फ्रिंज है उसको 0 ऑर्डर फ्रिंज भी बोला जाता है, मतलब शून्य क्रम का फ्रिंज बोला जाता है, ठीक है ना। इसे 0 ऑर्डर फ्रिंज भी कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं आप, इसे शून्य क्रम फ्रिंज, 0 ऑर्डर फ्रिंज, 0 ऑर्डर फ्रिंज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 0 शून्य क्रम फ्रिंज हो गया, उसी तरीके से फिर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले फ्रिंज के लिए, दूसरे फ्रिंज के लिए, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो m की वैल्यू देयरफॉर पहले फ्रिंज के लिए, पहले दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए, पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू 0 लिया तो 0 ऑर्डर फ्रिंज हो गया, है ना, या सेंट्रल ब्राइट हो गया। पहले फ्रिंज के लिए तो इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। पहले के लिए m की वैल्यू 1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो ये हो गया लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, ठीक है ना, पहले दीप्त फ्रिंज के लिए। उसी तरीके से क्या होगा, देयरफॉर mth ब्राइट के लिए, है ना, mth दीप्त फ्रिंज के लिए ले लेते हैं, या mवें लिख लें इसको, देयरफॉर mवें दीप्त फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एम की वैल्यू हो जाएगी, यही वाली होगी, एम लैम्डा, एम की वैल्यू एम हो जाएगी लैम्डा डी बाई हो, ठीक है ना। आपका सेंट्रल ब्राइट के लिए केवल ध्यान रखना एक्स की वैल्यू 0, उसके बाद फर्स्ट के लिए एम की वैल्यू 1, 2 के लिए एम की वैल्यू 2, 3 के लिए एम की वैल्यू 3। तो यहाँ से mth के लिए एक्स की वैल्यू जो होगी यहाँ से दिखाएंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो mth के लिए xm लिखेंगे, और m की वैल्यू m ही होगी, क्योंकि 1 के लिए m की वैल्यू 1 होती है, 2 के लिए m की वैल्यू 2 होती है, तो m के लिए m की वैल्यू m होगी। तो mth ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब यहाँ से C से इतनी दूरी पर मिलेगा, C से 0 दूरी पर, मतलब यहीं पे सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। C से लैम्डा डी बाई डी पर, ये वाला लैम्डा डी बाई डी पे पहला ब्राइट मिलेगा। इस तरीके से पोजीशन आपको x की वैल्यू दिख रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि दीप्त फ्रिंज के लिए नहीं, अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए आपने पढ़ा था डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई थी, तो वहां पे आपका जो अदीप्त फ्रिंज के लिए था आपका, वहां पे 2m माइनस 1, 2m-1 लैम्डा बाई 2 आता है, जहां m की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से हमने निकाला था पाथांतर। तो पाथांतर हो गया ये। अब यहाँ पे वैल्यू जब डालिएगा तो वैल्यू की आ जाएगा, ये तो पाथांतर आपका यही था, ये हो जाएगा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2m-1 इंटू लैम्डा, और ये d ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा d डिवाइड बाई 2, स्मॉल वाला d नीचे आ जाएगा, m का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी ले लीजिए। तो
अदीप्त फ्रिंज के लिए मतलब पहला अदीप्त फ्रिंज अगर निकालना है, ठीक है ना, पहला अदीप्त फ्रिंज निकालना है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पहला डार्क फ्रिंज या काली फ्रिंज के लिए देयरफॉर पहली काली फ्रिंज के लिए ऐसे लिखते हैं, पहली काली डार्क जिसको कहते हैं या अदीप्त बोलते हैं फ्रिंज के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 होगी तो आपका जो पहला काला फ्रिंज बनेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 माइनस 1 हो गया इंटू लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d आ रहा है ना, मतलब लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे बन रहा है। उसी तरीके से दूसरी काली फ्रिंज यहाँ x1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, काली फ्रिंज के लिए तो x फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा x2, तो m की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ठीक है ना, m की वैल्यू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d, नहीं m की वैल्यू 2 डालिएगा तो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा डी, तो याद आए 3 लैम्डा डी डिवाइड बाई। सिमिलरली mवे है ना, अगर सिमिलरली mवे अदीप्त फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए mवे अदीप्त फ्रिंज डार्क के लिए क्या हो जाएगा xm, यही होगा xm, और ये हो जाएगा 2m माइनस 1, जो ये वाली वैल्यू थी mवे के लिए ही तो था, तो लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। तो ये हो गया mवे फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी हमने निकाल दिया, mवे दीप्त फ्रिंज के लिए भी निकाल दिया, ठीक है ना, ये अदीप्त फ्रिंज का मतलब डार्क फ्रिंज के लिए। अब जो है जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो दो कंजिक्यूटिव जो फ्रिंज होता है ना, डार्क फ्रिंज या दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई अब जा करके निकालेंगे। तो इससे ये समझ लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए। तो क्वेश्चन अगर आता है फ्रिंज की चौड़ाई निकालने, तो मैंने शुरू से जो बताया है वहां से पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज का कंडीशन निकाल करके, हो सकता है वहीं तक पूछ दे, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ेगा। तो दो कंजिक्यूटिव जो होता है ना, इसको तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो दो, अगर कम नंबर में है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो हम आप बताने जा रहे हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई दो लगातार, ठीक है ना, लिखेंगे दो लगातार दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कही जाती है, ठीक है ना। दो लगातार दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कही जाती है, और उसको बीटा से या कहीं कहीं डब्ल्यू से लिखा जाता है, ठीक है ना, बीटा चौड़ाई कही जाती है से संकेत करते हैं, ठीक है ना, बीटा या डब्ल्यू से। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए फ्रिंज बना, तो ये जो फ्रिंज है ये सेंट्रल ब्राइट हो गया तो ये डार्क हो गया, ठीक है ना, फिर ब्राइट हो गया फिर डार्क हो गया, इस तरीके से फिर ब्राइट हो गया फिर डार्क हो गया, करीब करीब बराबर बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसको हमने ब्राइट बोल दिया तो ये डार्क बनेगा, फिर ये ब्राइट बन गया तो ये डार्क बनेगा, ठीक है ना, ये डार्क बनेगा, तो ये डार्क हो गया ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया ये ब्राइट हो गया, फिर ये डार्क हो जाएगा, फिर ये ब्राइट होगा, फिर ये डार्क हो जाएगा। तो दो लगातार जो होता है ब्राइट या डार्क, उसके बीच के पोजीशन को लिया जाता है। जैसे ये ब्राइट है तो ये ब्राइट या डार्क है, तो यहाँ से दो ब्राइट का अगर पोजीशन लेंगे तो सेंटर वाला पोजीशन ये ब्राइट के बीच का ले लिया हमने यहाँ, और इस ब्राइट के बीच का ले लिया यहाँ। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये ब्राइट हो गया,
इसके बीच के डिस्टेंस को, मतलब यहाँ पे हमने इसके मिडिल पॉइंट को ले लिया, इसके मिडिल पॉइंट को ले लिया है ना यहाँ से, और दोनों के बीच की दूरी को निकाल दिया, तो इसी को बीटा कहा जाता है। इसको बीटा या फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो फ्रिंज इस तरीके से बनते हैं, दो कंजिक्यूटिव। तो मतलब क्या है, इससे क्या पता चला, देयरफॉर बीटा जो है वो क्या होना चाहिए, तो बीटा दो कंजिक्यूटिव, मतलब आपका जो फ्रिंज आपका ब्राइट फ्रिंज था, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, यदि दो लगातार दीप्त फ्रिंज कौन सा हो, तो m+1वां, ठीक है ना, m+1वां तथा m वाला हो तथा m+1वां हो, तो क्या हो जाएगा बीटा, तो दोनों के बीच की का दूरी, मतलब xm+1 वाला जो फ्रिंज बनेगा और xm वाला जो फ्रिंज बनेगा, जहां पे दोनों के बीच की दूरी। और आपने पढ़ा था, सिंस xm इज इक्वल टू m लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, ये पढ़ा आपने ब्राइट फ्रिंज के लिए, है ना। दीप्त फ्रिंज मैंने लिया था, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज में आपने लिया था, तो xm+1 है, तो m के जगह पे m+1 रख देंगे, तो यहाँ m+1 लिखना पड़ेगा, m+1 लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d माइनस xm की वैल्यू तो m ही है, तो m लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d, एलसीएम ले लीजिए तो स्मॉल हो गया, है ना। d जब एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाता है, तो m+1 लैम्डा d जैसे है वैसे रहेगा, माइनस m लैम्डा d भी वैसे ही रहेगा। इसको एलसीएम ले लिया हमने d, इसको खोल दिया तो हो गया m लैम्डा d और प्लस लैम्डा d, ये +1 इंटू लैम्डा d तो प्लस लैम्डा d और माइनस m लैम्डा d, तो m लैम्डा d हो गया, ये दोनों कट गया, तो यहाँ से आ रहा है क्या, बीटा इज इक्वल टू, फ्रिंज विड्थ जो है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइड बाई लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d, ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, ये इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ क्या दिख रहा है कि बीटा जो है फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल डी के, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है d। इससे क्या पता चलता है, अगर लैम्डा को बढ़ाइएगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा, और लैम्डा को घटाइएगा तो फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगा, ठीक है ना। इससे ही पता चलता है, लैम्डा को घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगा। इससे क्या पता चलता है तेज, कि अगर आप d को बढ़ाएंगे, मतलब जो स्क्रीन का दूरी है वो बढ़ाएंगे, तो d भी बढ़ जाएगा, मतलब चौड़ाई बढ़ जाएगी, और जब स्क्रीन के डिस्टेंस को घटाएंगे, मतलब नजदीक ले आएंगे, तो जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। इसीलिए ये जो स्क्रीन है उसको बहुत दूरी पे रखना चाहिए, जितना दूर संभव हो सके रखेंगे तो बीटा उतना बड़ा होगा, डी बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, डी घटाएंगे तो बी भी घटेगा, तो नज़दीक लाएंगे तो बहुत पतला सा आपको चौड़ाई मिलेगा, तो सही से नहीं दिखेगा। उसी तरीके से लैम्डा जैसे है, अगर आप रेड कलर का लाइट लेंगे तो उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके लिए चौड़ाई भी आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन से कलर की लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ हमको मैक्सिमम प्राप्त होगा, तो लाल कलर की लाइट के लिए। या आपसे दे देगा कि इन दोनों प्रकाश स्रोतों को हमने येलो कलर की लाइट से और रेड कलर की लाइट से हमने प्रदीप्त किया, तो जो यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा उसमें किसका ज़्यादा फ्रिंज विड्थ होगा, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, येलो कलर का कम है वेवलेंथ तो कम होगा। और डी जो है, ये वाला जो डी, इसको जितना कम रखेंगे, देख रहे हैं इन्वर्सली है, तो इसको कम रखेंगे तो बीटा ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ इन्वर्सली रिलेशन है, डी जितना कम होगा बीटा उतना ज़्यादा होगा, है ना, और डी जितना ज़्यादा होगा बीटा उतना कम होगा। तो मैंने अभी आपको कंडीशन में लिखाया था, तो उसमें क्या लिखाया था कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तो यहाँ से ये पता चलता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है और यहाँ से भी आएगा, आपको लैम्डा दे देगा, डी देगा, स्मॉल डी देगा, फ्रिंज विड्थ की
चौड़ाई आपसे पूछ लेगा। ये ब्लैक वाले में भी सेम आता है और ब्राइट वाले से निकालेंगे, या हमने ब्राइट वाले से निकाला है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। आप अगर अधिक फ्रिंज के लिए भी लेंगे और दोनों m+1 और m लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तब भी यही आता है, ये कभी चेंज नहीं होता। और यहाँ दिख रहा है कि लैम्डा, आप एक बार आपने यहाँ प्रकाश ले लिया तो लैम्डा ले लिया, डी भी आपका कांस्टेंट हो गया, और डी ये वाला भी एक बार ले लिया तो फ्रिंज विड्थ जो है कांस्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो विड्थ है वो समान ही होता है ना, ये कांस्टेंट है फॉर गिवन लैम्डा डी, और डी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए फ्रिंज विड्थ जो होता है ब्राइट और डार्क के लिए समान ही होता है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि दिए गए लैम्डा डी और डी के लिए, दिए गए लैम्डा डी एवं स्मॉल डी के लिए, ठीक है ना, ये जो बीटा है, बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा डी और डी का मान नहीं बदलेगा तो बीटा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, चेंज नहीं करेगा, है ना। मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है कि अर्थात दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है, नहीं बदलती, ठीक है ना। चौड़ाई समान होती है, जितने भी फ्रिंज बनेंगे सबकी चौड़ाई समान होती है, नहीं बदलती, ठीक है ना। यहाँ पे खत्म होता है आपका, ठीक है ना, ये टॉपिक आपका व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण को थोड़ा सा सही से करिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई को भी सही से करिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है तो फ्रिंज की चौड़ाई से जहां हमने डेफिनेशन अभी लिखवाया था वहीं से लिखेंगे केवल, है ना। फ्रिंज की चौड़ाई ये होती है और 2 लगातार फ्रिंज के लिए ये निकाल देंगे और खत्म कर देंगे मामला। और अगर 5 नंबर में आता है तो आपको शुरू से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे पूछता है उसके हिसाब से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो इसका बचा है और क्वेश्चन हम शुरू करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो कुछ क्वेश्चन के साथ, और दो छोटा छोटा जो टॉपिक है जो आ सकता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तब तक आप इसको पढ़िए।